नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सिंह जेटीसी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की क्लास को लेकर एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, हम पिछले क्लास में भारत का संवैधानिक इतिहास देख रहे थे, जिसमें हम अलग अलग एक्ट्स को देखते हुए अभी तक पिछले वीडियो में हमने 1935 का अधिनियम खत्म किया था। अब जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो अधिनियम आएगा दोस्तों, वो है भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आपको पता होगा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। अब जब हम आगे देखते हैं तो ये आज़ादी के तहत कौन कौन से कानून लाए गए थे, क्या क्या हुआ था, वो हम मतलब भारत के संवैधानिक इतिहास का एक आखिरी टॉपिक देखने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम संविधान सभा से शुरू करेंगे और आगे संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वन बाय वन कर कर हम पूरे संविधान को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या स्थितियां उत्पन्न हुई थी। जैसे कि दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में 1945 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन आज़ादी मिली थी। इसका निर्णायक महत्व इस दृष्टि है कि इसने भारत को एक नवीन युग की शुरुआत की, क्योंकि भारत जो अंधकार में जी रहा था, एक गुलामी के दौर से गुजर रहा था, अब हम क्या थे, एक नए उजाले की तरफ आगे बढ़ रहे थे। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इस विश्व के धरोहर में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर आए थे, एक नवीन बालक की तरह। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, उसी तरह हमारा देश एक नवीन बालक की तरह उभर रहा था। वस्तुतः ब्रिटिश संसद द्वारा पारित यह अधिनियम था। जो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये कहाँ था? ब्रिटिश अधिनियम ब्रिटिश संसद ने प्रस्तुत किया था। इसके पश्चात स्वतंत्र भारत का अपना संवैधानिक इतिहास प्रारंभ हो रहा था। ठीक है, कि भारत का अपना संवैधानिक इतिहास, ब्रिटिश का या किसी राज्य राजवाड़े का नहीं, स्वतंत्र भारत का यह इतिहास लिखा जा रहा था। दोस्तों, वास्तव में 1945 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वयं में कई मौलिक कृति से अलंकृत था। इसके द्वारा माउंटबेटन की योजना को ही प्रभावी बनाया गया था। उस समय जो अंतिम वायसराय थे भारत के, मतलब गुलाम भारत के, ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, और आज़ाद भारत के भी जो प्रथम वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। इसके बाद श्री राजगोपालाचारी को बनाया गया और उसके बाद राष्ट्रपति का पद सृजित करके राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये जो अधिनियम थी, जो स्वतंत्रता अधिनियम थी, ये किसके द्वारा प्रस्तुत हुई थी? माउंटबेटन के द्वारा। बहुत बार का पूछा हुआ सवाल है, लॉर्ड माउंटबेटन, इसे भूलिएगा मत। भारत में अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय थे के रूप में माउंटबेटन की नियुक्ति का उद्देश्य यही था कि भारत में सत्ता का हस्तांतरण हो, यानी ब्रिटिश हुकूमत के हाथों से लेकर भारतीयों को सौंप दिया जाए सत्ता। माउंटबेटन ने प्रमुख भारतीय राजनीतिक दलों में एक मतता ध्येय प्राप्त करने की योजना का प्रारूप तैयार किया। उस समय भारत में जो भी राजनीतिक दल थे, उन सब के बीच से उन सभी के मतों को संजोया जा रहा था, उनसे विचार विमर्श किया जा रहा था कि आज़ाद भारत का स्वरूप कैसा होगा। यह सब माउंटबेटन तैयार करवा रहे थे। प्रारूप को वैधानिक रूप प्रदान करने का ध्येय से ब्रिटिश सरकार ने औपचारिकता पूरी करने हेतु कदम उठाया था। कि एक जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी सत्ता का ट्रांसफर हो रहा था, तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने एक औपचारिकता ही सही, लेकिन इसके लिए क्या किया था? माउंटबेटन को भेजा था। इसी के प्रयास स्वरूप जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एटली, ठीक है, इसे एटली की योजना भी कहा जाता है, माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने क्या किया? माउंटबेटन योजना को विधेयक के रूप में 15 जुलाई 1947 को कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी ब्रिटेन की लोकसभा जो कही जाती है, कॉमन सभा, उसमें के, और तथा 16 जुलाई को लॉर्ड सभा, यानी वहाँ की अपर जो हमारे यहाँ राज्यसभा, वहाँ की अपर सदन जो है, उसे क्या कहते हैं? लॉर्ड सभा। 15 जुलाई को कॉमन्स में और 16 को लॉर्ड सभा में प्रस्तुत करवाया। शीघ्र ही 18 जुलाई 1947 को इसके पारित होने के बाद
इस पर शाही हस्ताक्षर हो गए। 18 जुलाई 1947 को जैसे ही ये पारित हुआ संसद के, ब्रिटिश संसद से, फिर वो कहाँ गया, सम्राट के पास, जो महारानी हुआ करते थे सम्राट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने साइन कर दिया, शाही हस्ताक्षर हो गए। यही विधेयक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसी को क्या कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। वस्तुतः अधिनियम द्वारा 3 जून 1947 को यह योजना को ही वैधानिक रूप प्रदान किया गया था। इस अधिनियम की प्रमुख धाराएं थी। ठीक है, तो 3 जून 1947 को क्या किया गया, इसे वैधानिक रूप, मतलब शाही हस्ताक्षर हो गए, सब कुछ हो गया। अब क्या किया गया, इसे, इसकी जो वैधानिक रूप इसे दिया जाना था वो सब दे दिया गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, वो देखते हैं। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप के 2 उपनिवेश भारतीय संघ तथा पाकिस्तान में बांट दिया गया। भारत का बंटवारा हो चुका था इसी माउंटबेटन योजना के तहत, और एक तो भारतीय संघ के नाम से, और दूसरा जो पार्टीशन हुआ वो पाकिस्तान के नाम से हुआ था। भारतीय संघ या हिंदुस्तान प्रदेश में वे सभी प्रदेश सम्मिलित किए जाएंगे, सिवाय उन प्रदेशों को जो अब पाकिस्तान कहलाएगा। यानी पाकिस्तान, जिन जिन प्रांतों को बांटा गया था और बांटकर पाकिस्तान घोषित किया गया था, उनको छोड़कर बाकी जितने ब्रिटिश शासित प्रदेश थे उन सभी को क्या किया गया, भारत संघ में शामिल कर दिया गया। उसे भारतीय संघ या फिर हिंदुस्तान के नाम से जाना गया। पाकिस्तान के प्रदेश में कौन कौन से थे, सिंध, ब्रिटिश बलूचिस्तान, उत्तर प्रांत, सीमांत प्रांत, पश्चिमी पंजाब तथा पूर्वी बंगाल। ये सब से मिलकर क्या बना, पाकिस्तान बना। ये जो पूर्वी बंगाल है दोस्तों, ठीक है, ये वही पूर्वी बंगाल है जिसे बांग्लादेश के नाम से हम जानते हैं, बांग्लादेश। ठीक है, इसे 1971 की लड़ाई में श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रयासों के द्वारा पाकिस्तान से अलग कर कर एक नया राष्ट्र की उपाधि दिया गया, और ये बांग्लादेश के नाम से विख्यात हुआ। इसके अलावा इसमें अंतिम 2 प्रांत को सुनिश्चित सीमाओं का निर्धारण किया गया। एक तो सीमा आयोग, और ये दूसरा जनमत तथा निर्वाचन द्वारा किया जाएगा। यानी कि 2 प्रांतों को क्या डाला गया कि या तो सीमा आयोग उसे तय करे कि वो किसमें रहेंगे, नहीं तो फिर वहां जनमत संग्रह यानी लोगों से वोटिंग कराकर बांट दिया जाए। उन समस्त संधियों को समाप्ति की जाएगी और अनुबंध रद्द समझे जाएंगे जो महामहिम की सरकार तथा भारतीय नरेशों के मध्य हुए थे। महामहिम की सरकार यानी ब्रिटेन गवर्नमेंट और देसी रियासतों के बीच जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे उन सभी को क्या किए जाएंगे, रद्द कर दिए जाएंगे। अब उनका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जो बड़े बड़े शाही उपाधियां मिली हुई थी लोगों को, वो सब अब क्या होगा, अब समाप्त कर दिया जाएगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक एक गवर्नर जनरल होगा जो महामहिम द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये गवर्नर जनरल नहीं दोस्तों, ये गवर्नर होंगे जो हर प्रांत के लिए सम्मिलित होंगे। और महामहिम यानी गवर्नर वायसराय हो या फिर राष्ट्रपति जो बाद में बन के चल जाए, उनके द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इस राज्य की सरकारों का प्रयोजन के लिए महामहिम का प्रतिनिधित्व करेगा। यानी राष्ट्रपति या फिर वायसराय जो होंगे आज़ाद भारत के, वो ये जो गवर्नर या राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी, ये प्रांतों में क्या करेंगे, उन्हीं की प्रतिनिधित्व करेंगे। इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि 2 राज्यों चाहे तो वही व्यक्ति इन दोनों राज्यों का गवर्नर जनरल हो सकता है या गवर्नर हो सकता है। यानी 2 राज्यों का मिलाकर एक गवर्नर की स्थिति भी बनाई जा सकती है कि एक ही गवर्नर 2 राज्य। लेकिन कब, जब 2 राज्य आपस में चाहे तब। भारत तथा पाकिस्तान के विधानमंडलों को कुछ विषयों पर कानून निर्माण करने का पूर्ण अधिकार दिया गया अपने राज्यों के संबंध में इत्यादि। मतलब भारत और पाकिस्तान के जो अलग अलग विधानमंडल थे वो अपने अपने राज्यों के लिए कानून बना सकते थे। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत तथा पाकिस्तान पर अंग्रेजी संसद का क्षेत्राधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटेन की जो संसद थी उनका अपना जो कनेक्शन था वो सब क्या हुआ, समाप्त हो गया। इस अवधि के उपरांत महामहिम की सरकार ब्रिटिश सरकार के शासन अथवा उसकी रक्षा के प्रति
उत्तरदायी नहीं होगी। यानी ब्रिटेन गवर्नमेंट की जो थी और जो भी शासन अथवा जो भी ब्रिटिश थी, मतलब आज़ादी के बाद, ठीक है, मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद, ये सब, इसके अलावा भारत में पाकिस्तान में कोई भी घटना घटे इसके लिए क्या होंगे, उत्तरदायी कतई नहीं होंगे। नेक्स्ट, स्वतः ही केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद भंग हो जाएगी। जो केंद्र की विधानसभा थी, राज्यों की परिषद थे, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी तथा इन नए दो राज्यों को संविधान सभाएं अपने अपने राज्यों के लिए विधानमंडल की शक्तियां प्रदान करेगी। यानी जो भारत और पाकिस्तान बना, इनके लिए अलग अलग इनकी जो अपनी जो संविधान सभा इस्टेब्लिश हुई थी, वो अब उनके कानून के अनुसार राज्यसभा, राज्य विधानमंडल बनेगा और केंद्रीय सभा जो भी हो ये सब बनेगी, यानी संविधान के अनुसार होंगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो रूल्स है उन्हें अब समाप्त कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 तब तक यथासंभव इन दोनों राज्यों का शासन चलाने में सहायता देगा जब तक कि नए संविधान प्रत्येक राज्य द्वारा अपना नहीं लिए जाते। यानी कि 1935 के अनुसार ही काम चलेगा, लेकिन कब तक, जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता। आवश्यकता पड़ने पर अधिनियम परिवर्तित भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए गवर्नर जनरल या की अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी कि जो भी चेंजेस हो वायसराय की अनुमति से ही होगी या राष्ट्रपति की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की क्रियान्वित करने के लिए गवर्नर जनरल को आवश्यक शक्तियां दी गई, ठीक है। तो जो वायसराय थे, कौन थे, माउंटबेटन ही थे, उनको अधिक शक्तियां दी गई इस जो अधिनियम थी, स्वतंत्रता अधिनियम, इसको लागू कराने के लिए। भारत सचिव द्वारा नियुक्त उन पदाधिकारियों को पूर्व सुरक्षा दी गई जो इन राज्यों की सेवा में लगे हुए थे। यानी जो पहले से अधिकारी लगे हुए थे भारत सचिव के सेवा में, जाहिर सी बात है आज़ादी के बाद तो कहीं लोग उनको प्रताड़ित ना करें कि तुम इंडियन होके उन्हें ये अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे या कुछ भी। तो इनको क्या किया गया ये जितने भी पदाधिकारी थे इनको विशेष मतलब सुरक्षा प्रदान किया गया। भविष्य में ऐसे पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार से भारत सचिव वंचित था और इस प्रकार के जो सीनियर मोस्ट पोस्ट थे इन पे नियुक्त करने की शक्ति भारत सचिव के पास नहीं थी, क्योंकि अब तो आज़ादी हो रही थी, अब नई सरकारें आएंगी तो अब वो उस पर काम करेंगे। गवर्नर जनरल इस बात की आज्ञा दे सकता था कि महामहिम को भारतीय सेना के दोनों राज्यों से बंटवारा होगा, ठीक है। यानी गवर्नर जनरल क्या कर सकते थे, दोनों भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना क्या क्या होगी वो सबों का बंटवारा और विश्लेषण करा सकते थे। साथ ही विभाजन कार्य की पूर्णता तक गवर्नर जनरल ही सेना की कमान तथा प्रशासन के लिए उत्तरदायी होंगे। यानी कि विभाजन के बाद जब तक वो सब कुछ कंट्रोल में नहीं हो जाता, सेना किसके हाथ में थी, गवर्नर जनरल के हाथों में ही थी, नहीं तो दोनों सेना ही टकरा जाती आज़ादी के बाद। अगर ऐसा होता तो दोनों ही राज्य अपनी अपनी सीमा में आई सेना के शासन के लिए पूर्ण रूपेण उत्तरदायी थे। यानी कि दोनों राज्य, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, वो सब अपनी सेना के लिए उत्तरदायी थे। उनकी सेना क्या करेगी वो उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा। भारत सचिव तथा भारत गृह लेखा आयुक्त के कार्य को बनाए रखने के लिए भी संक्रमणीय प्रावधान किए गए, वोटिंग सिस्टम वगैरह किया गया कि इनकी भी जो कार्य थी ये सब बनी रहे, चलती रहे। यह अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। अब ये जितने भी कानून थे इन सबको मिलाकर क्या कहा गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को दी स्वतंत्रता डोमेनियन यानी भारत तथा पाकिस्तान में बांट दिया गया। 15 अगस्त को क्या किया गया, 1947 को भारत को आज़ादी दे दी गई और दो डोमेनियन, एक भारत तथा दूसरा पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल जो बने वो बने मोहम्मद अली जिन्ना। बंटवारा हो चुका था, जाहिर सी बात है जिन्ना ने बंटवारा ही इसी बेस पे करवाया था कि उन्हें राष्ट्रपति बनना था, प्रधान, ठीक है, अपना कमान सौंपना था, तो वो क्या बने, गवर्नर जनरल बने पाकिस्तान के। लेकिन भारत के लिए माउंटबेटन की ही सहाग्रह गवर्नर जनरल बने रहने को कहा गया। लेकिन भारत में लॉर्ड माउंटबेटन को ही कहा गया कि आप उचित व्यक्ति हैं। पंडित नेहरू से इनके बड़े अच्छे संबंध भी हुआ करते थे माउंटबेटन के,
तो इस हिसाब से माउंटबेटन से कहा गया कि जब तक हम नया एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर लेते तब तक आप ही कमान को संभालिए। इसलिए माउंटबेटन क्या हुए, आज़ाद भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में यही बने रहे हैं। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी ने विभाजन के साथ साथ भारत को स्वतंत्रता घोषित कर दी। ठीक है, तो 1947 का जो यह अधिनियम था, यह भारत को स्वतंत्रता तो दिलाया लेकिन विभाजन के साथ। इसी तरह दोस्तों हमारा जो एक्ट थे वो सब क्या हुए, समाप्त हुए, और इस तरह हम भारत के संवैधानिक इतिहास की समाप्ति करते हैं और इसके बाद हम भारतीय संविधान की तरफ बढ़ेंगे और एक एक कर जल्द से जल्द खत्म कराएंगे। अब दोस्तों जो हमारा संविधान का एक कह सकते एक अध्याय खत्म हुआ, तो हम आपसे रिस्पांस की अपेक्षा रखते हैं। दोस्तों आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए, नीचे आपको नंबर फ्लैश हो रहे होंगे, आप ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आप शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से जेटीसी आईएएस का जो लिंक है दोस्तों, जो ग्रुप है, उसे सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करवाइए, क्योंकि ज्ञान की गंगा लगातार बहा रहे हैं रजनीश सर, प्रशांत सर, पवन सर। डेली रात को 8 से 10-11 बजे तक डेली लाइव सेशन चलता है। आप जेटीसी आईएएस के प्लेटफॉर्म पर लगातार जुड़े रहिए, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस सबकी ज्ञान की गंगा बह रही है, और आप भी लाभान्वित होइए और दूसरों को भी लाभान्वित कराइए। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।